सुबह सुबह रोहन अपने बाथरूम में नहा रहा था। इसी बीच रोहन का फोन बजने लगता है। तभी उसकी पत्नी ज्योति यहाँ पर आती है और जैसे ही ज्योति रोहन का फोन उठाती है तो वो देखते हैं कि रोहन ने फोन आने वाले नंबर को मोटी के नाम से सेव कर रखा था। आखिर है कौन ये जिसका नंबर इन्होंने बड़े प्यार से मुटकी नाम से सेव किया है? जरूर ये कोई मेरी सौतन होगी। मुझे कैसे भी करके पता तो लगाना ही होगा कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। काफी दिनों से नोटिस भी कर रही हूँ मैं कि काफी बदले बदले भी लग रहे हैं। ये देखकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। ज्योति गुस्से में बड़बड़ा रही थी और वो देखती है कि रोहन के फोन पर फिर से एक कॉल आता है जो कि इस बार पतली नाम से था। हे भगवान, इसका मतलब मेरी एक नहीं बल्कि दो सौतन है, एक मोटी और एक पतली। अरे इनके अंदर तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। खुलेआम आशिकी चल रही है इनकी। शादीशुदा होने के बावजूद इन्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। ज्योति खुद से बात ही कर रही थी कि तभी रोहन बाहर आता है और वो ज्योति के हाथ से फोन छीन लेता है। ओ जग्गा जासूस, क्या कर रही हो? किचन में जाके काम करो और मेरे फोन में ताक झाक करने के लिए किसने कह दिया तुम्हें? एक मिनट, मैं कोई पड़ोसन नहीं हूँ आपकी जो मुझे फोन में ताक झाक करने से रोकोगे आप। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। और दूसरी बात ये कि ये मुटकी और पतली कौन है जिसका बार बार फोन आ रहा है आपके पास? देखो तुम ना हर चीज में ना घुसने की कोशिश मत किया करो और अपने काम से काम रखो। तुम्हारा काम है घर का काम करना, माँ की सेवा करना, मेरी सेवा करना, तो वो करो। ये फालतू की चीजें ना छोड़ दो। अच्छा जी, तो ऐसे नहीं मानोगे आप? रुक जाओ, आने दो माँ जी को। अब मैं उन्हें आपकी सारी बातें बताऊंगी। अब वही आपकी खबर लेंगी अच्छे से। इस तरह ज्योति किचन में गुस्से में चली जाती है और थोड़ी देर बाद ज्योति की सास कुंती भी मंदिर से घर वापस आती है। सास को देखते ही वो अपनी सास के पास जाती है और उनको पकड़कर रोने लगती है। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? सासू माँ, आप ही बताओ आखिर ऐसी कौन सी कमी है मुझ में जो मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हे भगवान, अरे दिन रात आप लोगों की सेवा करती रहती हूँ, पूरे घर के काम करती हूँ, उसके बाद मुझे मिला भी तो क्या मिला? सौतन, वो भी दो। बहू, ये फिल्मी डायलॉग माना बंद कर दे और मुद्दे पे आ कि बात क्या है आखिर? क्यों परेशान है तू? सासू माँ, आप मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछिए जाकर। आखिर किसका फोन आ रहा था उनके फोन में बार बार, और इन्होंने इतने प्यार से मुटकी और पतली नाम दे रखा है। आखिर ये कौन है दोनों? मुझे आज जानना है। अरे बहू, रोहन बाहर जाता है और आजकल के टाइम पे लड़के लड़कियां सब साथ में ही बैठ के खाना पीना करते हैं। अरे होगी कोई ऑफिस की दोस्त, इतना क्या सोचना इसमें। वाह वाह सासू माँ, कितने आराम से बोल रही हो कि बहू कोई लड़की होगी। अगर यही सब आपके पति ने आपके साथ किया होता तब आप क्या करती? अरे मेरा पति ऐसा करता ना, मैं तो उसकी जान ले लेती, उसे मैं जिंदा जला देती। अच्छा, अपने टाइम पर उसको जान से मार देती और मेरे टाइम पे कुछ नहीं। वाह वाह सासू माँ। सासू माँ, अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला ना तो याद रखना, इस घर को मैं आग लगा दूंगी या खुद को आग लगा दूंगी। और मरूंगी भी ना तो आपको लेके मरूंगी माँ जी, क्योंकि आपको अपनी बेटी की तो गलती दिखाई नहीं दे रही। नहीं बहू, तू शांत हो जाना। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। उसने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है और जरूरी नहीं है कि उसका चक्कर ही चल रहा हो सकता है उसके ऑफिस के कोई दोस्त हो। दोनों सास बहू आपस में बात ही कर रही थी। ये देखकर रोहन उन दोनों को टोकना जरूरी नहीं समझता और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर ज्योति के दिमाग में बार बार यही सब कुछ चल रहा था और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को ज्योति अपने पति को कॉल करती है, लेकिन इस बार रोहन का फोन कोई लड़की उठाती है और उससे बोलती है। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? हाँ जी, कौन की बच्ची? मैंने जिसको फोन किया है ना, मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ। और तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का फोन उठाने की? अरे बाबा, शांत हो जाओ। रोहन कैबिन में नहीं है, जब आएगा तो मैं बता दूंगी। अभी वो वॉशरूम में गया है और फोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगा था और मैंने उठा लिया। ठीक है, अपने बाप को मत सिखा। और एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे पति का फोन उठाया ना तो वहीं ऑफिस में घुस के मारूंगी तुझे। और फोन को पकड़ के क्या बैठी है? रख फोन, बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ज्योति उस लड़की को उल्टा सीधा बोलकर फोन रख देती है और थोड़ी देर बाद रोहन ज्योति को कॉल करता है और उससे बोलता है। ज्योति, एक बात बताओ, हर इंसान के अंदर एक तमीज नाम की चीज होती है। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर है नहीं।
अगर भगवान ने मुंह दिया है ना तो मुंह उठा के ना किसी को भी ना कुछ मत बोला करो, समझी? कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो कि है कौन। देखो, मेरे से बेकार में उन लड़कियों के लिए लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो आप। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी एक बात ध्यान से सुनो, कुछ दोस्त आ रहे मेरे खाने पर, तो खाना अच्छा अच्छा बना के रखना। कुछ लोग क्या होता है? साफ साफ बोलो ना, कितने लोग आ रहे हैं ये बताओ, ताकि मैं उसी हिसाब से खाना बनाऊं। यार भड़क क्यों रही हो? 2 आएंगे, और हाँ, खाना अच्छा और टेस्टी बनाना। वो सब तो ठीक है, पर कल क्या है, तुम्हें कुछ याद भी है? अच्छा कल मेरे हिसाब से तो फ्राइडे है। अब इसमें क्या याद करना है? अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारे काम है। यार ये सब छोड़ो, मैं थोड़ी देर में उनको लेकर आ जाऊंगा, तो खाना जल्दी से बना लो। रोहन का ऐसा बर्ताव देखकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है। वो बेचारी किचन में जाकर डिनर बनाना शुरू करती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रोहन अपने घर पर 2 लड़कियों को लेकर आता है, जिनमें से एक लड़की बहुत ही ज्यादा मोटी थी और दूसरी लड़की काफी ज्यादा पतली थी। मोटी लड़की का नाम मोनिका था और पतली लड़की का नाम पारुल था। ज्योति मोटी और पतली लड़कियों को रोहन के साथ देखकर हैरान हो जाती है और ये देखकर उसके मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं। अच्छा, तो ये दोनों वही कर्म चली हैं जिन्होंने मेरे पति को अपने वश में कर रखा है। अरे इन कलमुही को क्या लगता है कि मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगी? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। आज तो मैं इन दोनों कलमुही की अच्छे से खबर लूंगी। मेरी सौतन बनने का बड़ा शौक है ना इनको। अब इनको अच्छे से पता चलेगा कि सौतन बनने का नतीजा क्या होता है। ज्योति गुस्से में उन दोनों लड़कियों के लिए अलग से एक बर्तन में खाना रखती है और उस खाने में वो खूब सारा नमक मिर्च मिला देती है। थोड़ी देर बाद ज्योति सबको खाना देती है। जैसे ही पारुल और मोनिका खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो उनके कान से धुएं निकलने लगते हैं। रोहन पानी लेके आओ, बहुत मिर्च लग रही है। इतना स्पाइसी बना दिया इसको। अगर इतना तीखा खाना खाएंगे ना हम, तो सच में मर ही जाएंगे। अगर ऐसा खाना खाने के लिए हमें इनवाइट किया है ना, तो सॉरी, हम नहीं खा पाएंगे यहाँ पे कुछ भी। मोनिका के इतना बोलते ही रोहन भी खाना चेक करता है, लेकिन रोहन का खाना तो बिल्कुल नॉर्मल था और काफी ज्यादा टेस्टी भी था। ये देखकर रोहन मोनिका से कहता है, पर मोनिका, तुम्हें ये खाना इतना ज्यादा तीखा क्यों लग रहा है? खाना तो बहुत सादा है। रोहन, एक बार तुम मेरे प्लेट में से खा के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितना तीखा बना है ये। और जैसे ही वो खाना खाता है उसके भी धुएं निकल जाते हैं और ये देखकर वो ज्योति पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है, ज्योति क्या है ये सब? अरे मेरा खाना सादा है और इन लोगों का खाना मिर्ची वाला। तुमने जानबूझ के किया ना ये सब? हाँ, मैंने जानबूझकर खाना तीखा बनाया है। और ये वही लड़कियां है ना जिनसे आप रोज फोन पर बातचीत करते हो, और वो भी बड़े ही प्यार से इनका नंबर मुटकी और पतली के नाम से सेव भी कर रखा है। मैं तो अच्छे से जानती हूँ इन लड़कियों को कि ये आपको अपने वश में करना चाहती हैं और तो और मेरी सौतन बनना चाहती हैं। इसीलिए मैंने इनके साथ ये सब किया है ताकि ये फिर से दोबारा मेरे घर में ना आ जाएं। यार तुम पागल हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम्हें देखकर। तुम मेरी पत्नी हो यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी इतनी घटिया सोच हो सकती है। एक लड़का एक लड़की का भाई भी तो हो सकता है, दोस्त भी तो हो सकता है। हाँ, प्रेमी ही हो ये जरूरी है क्या? और तुम्हें पता है आज हमारी शादी की सालगिरह थी, तो इन लोगों ने कहा था भाभी से मिलवाओ। भाभी का मतलब जानते हो क्या होता है? भाभी का मतलब होता है भाई की पत्नी। भाई कौन हुआ फिर? मैं ही हुआ ना। कितना अच्छा हम लोगों ने सोचा था तुम्हें सरप्राइज देंगे, 12 बजे केक काटेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? सब चीज पे ऐसी की तैसी कर दी। हाँ भाभी, आप गलत मत समझिए। रोहन को हम भाई मानते हैं। भाभी, हम आपकी सौतन नहीं बल्कि हम आपकी ननद हैं। और दूसरी बात, दिखने में मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, इसलिए रोहन मुझे प्यार से मोटकी बुलाता है। और इसको तो आप देख ही रही हो, हड्डी जैसी दिखती है, इसलिए इसको पतली बुलाता है। और हमारा नाम भी इसी से सेव किया है। भाभी, किसी भी रिश्ते में ना भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। भाभी, अगर किसी भी रिश्ते में भरोसा ना हो ना, तो वो रिश्ता ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। हमें कुछ भी रिएक्ट करने से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी रिएक्शन देना चाहिए किसी चीज पे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब भूल कर हम केक काटते हैं। आज का दिन खराब क्यों करें हम? ज्योति को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत ही पारुल और मोनिका से माफी मांगती है और सारे गिले शिकवे भूलकर ज्योति के साथ वो केक कट करते हैं। और ज्योति उसी रात को दोनों के लिए फिर से बढ़िया बढ़िया टेस्टी डिनर बनाती है और उन्हें खिलाती है। सुबह सुबह ऋचा का भाई आनंद अपनी बाइक धो रहा होता है। तभी ऋचा आती है और अपने भाई से बोलती है, भाई मुझे भी बाइक चलाना सिखा दो ना। लड़कियां बाइक नहीं स्कूटी चलाती हुई अच्छी लगती हैं। जरूरी थोड़ी है
हर लड़की स्कूटी ही चलाए। कुछ मेरे जैसी भी हो सकती है जो बाइक चलाना चाहती है। हाँ हाँ, बस सपनों में। हकीकत में तुम पापा की परियों से स्कूटी भी सही से हैंडल नहीं होती है। बस भाई बस, बहुत हो गया। तुम भी मम्मी के मगरमच्छ से कम थोड़ी ना हो। बाइक तो ऐसे चलाते हो जैसे स्प्लेंडर नहीं बुलेट चला रहे हो। तुझे क्या पता, हमारे लिए स्प्लेंडर ही बुलेट है। चल जा। आनंद ऋचा को वहाँ से भगा देता है, पर ऋचा के दिल में बाइक चलाने की बड़ी तमन्ना थी, जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। ऐसे ही ऋचा अपनी दोस्त मीना के पास जाती है और उसे बाइक चलाने के अपने शौक के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मीना बोलती है, वैसे मेरा एक भाई है जो तुझे बाइक चलाना सिखा सकता है। क्या सच में? हाँ, मेरे भैया ने काफी लड़कियों को स्कूटी, कार, बाइक चलाना सिखाया है। तू भी सीख ले उनसे ही। फिर तू अपने भाई के साथ बाइक राइडिंग किया करना। कहाँ है तेरा भाई? चल मुझे उसके पास लेके चल। मीना ऋचा को अपने भाई राहुल से मिलवाने ले जाती है, जहाँ मीना ऋचा के बाइक चलाने की बात अपने भाई से बोलती है। तभी राहुल बोलता है, ठीक है, अगर आपको बाइक चलाना सीखना है तो मैं तो सिखा दूंगा आपको। आपके पास बाइक तो होगी ना? बाइक तो नहीं है मेरे पास, वो तो मेरा भाई ले जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बाइक से सिखा दूंगा। कल से आप समय से आ जाइएगा। राहुल की बात सुनकर ऋचा खुश हो जाती है और अगले ही दिन ऋचा राहुल के साथ बाइक सीखना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में ऋचा एकदम परफेक्टली बाइक चलाना सीख जाती है। तभी राहुल उससे बोलता है, मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों को बहुत कुछ चलाना सिखाया है, लेकिन आप सबसे शार्प हो। आप बहुत जल्दी सीख चुकी हो। जुनून ही इतना है मेरे अंदर बाइक राइडिंग का, क्या करूं, इसलिए जल्दी सीख गई। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। अरे कोई बात नहीं। ऐसे ही ऋचा और राहुल काफी बातें करते हैं। बाइक चलाना सीखने के दौरान राहुल और ऋचा में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही एक दिन ऋचा के घर पर उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और आनंद भी घर पर नहीं होता है। माँ, हमें पिताजी को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। पर लेकर कैसे जाएंगे बेटा? आज तो सारे ऑटो वालों की हड़ताल चल रही है और आनंद भी कार लेकर गया है। उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने फोन तो कर दिया है। अरे माँ, हम पिताजी को बाइक पर लेके जाएंगे। पर बाइक चलाएगा कौन बेटा? आनंद तो घर पर है ही नहीं। भूल गई थी क्या? और कौन? मैं चलाऊंगी। पर तू कैसे चलाएगी बेटा? तुझे तो बाइक चलाना नहीं आता ना। अरे माँ, आप ये सब छोड़ो, मुझे सब कुछ आता है। आप बस पिताजी को लेकर बाहर चलो। इतना कहकर ऋचा अपने पिताजी को बाहर लेकर आती है, जिसके बाद ऋचा बाइक चलाती है और अनु अपने पति को सहारा देकर बाइक पर साथ में बैठ जाती है। तीनों जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही ऋचा जल्दी से अपने पिताजी का इलाज करवाती है। हाफता हुआ आनंद भी अस्पताल पहुंचता है और अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछने लगता है। साथ ही अनु उसे ऋचा की बहादुरी और उसके बाइक चलाने के बारे में भी बताती है। तभी आनंद अपनी बहन का कंधा थपथपाते हुए बोलता है, क्या बात है, मैंने तो नहीं सिखाया तो तूने बाहर से सीख लिया, लेकिन बाइक चलाना सीख ही लिया। और आज तेरा बाइक चलाना हम सबके लिए कितना ज्यादा साबित हुआ, यह तो हम देख ही चुके हैं। मुझे माफ कर देना, उस दिन मैंने तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा। कोई बात नहीं भैया, जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं परफेक्ट बाइक राइडिंग करना सीख गई हूँ। आप चाहो तो मुझसे रेस लगा कर देख लो, पर पहले पिताजी ठीक हो जाएं उसके बाद। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और ऋचा के पिता की तबीयत के बारे में बताते हैं। कुछ दिनों के इलाज के बाद ऋचा के पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। ऐसे ही ऋचा का जन्मदिन आ जाता है और घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। इस पार्टी में राहुल और मीना भी इनवाइटेड थे। सभी लोग समय पर पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी आनंद केक कटिंग से पहले बोलता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी चुलबुली सी बहन को बाइक राइडिंग का कितना ज्यादा शौक है, तो आज उसके जन्मदिन पर मैं उसके लिए कुछ लेकर आया हूँ। इतना कहकर आनंद सीटी बजाता है और एक लड़का एकदम ब्रांड न्यू बाइक लेकर घर के अंदर आता है और चाबी आनंद को देता है। मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारी खुद की बाइक। अब तुम्हें मेरी बाइक चलाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भैया, ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। सभी लोग जोर से तालियां बजाने लगते हैं और ऋचा केक कटिंग करके सबको खिलाती है। इसके बाद
ऋचा अपने माता पिता और भाई से राहुल को मिलवाती है। राहुल सभी को बहुत पसंद आता है। पार्टी खत्म हो जाती है, सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और एक दिन ऋचा की माँ उससे बोलती है। ऋचा बेटा, तुझसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? कहीं जाना है? बाइक स्टार्ट करें? अरे मुझे कहीं नहीं जाना, तुझे भेज रहा है। मुझे भेजना है, पर कहाँ भेजना है माँ? तेरे ससुराल भेजना है। एक लड़का पसंद कर लिया है मैंने तेरे लिए। क्या बोल रही हो आप? लड़का कौन है? कौन लड़का? कैसा लड़का? अरे वो राहुल जो पार्टी में आया था ना, और जो अक्सर हमारे घर आता जाता है। बेटा मुझे वो बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। अरे माँ, मैं और राहुल बस अच्छे दोस्त हैं। आप भी कैसी बातें करती हो? तो क्या हुआ बेटा, दोस्ती प्यार में भी तो बदल सकती है ना। राहुल बहुत अच्छा लड़का है और मैंने देखा है वो तुझे पसंद भी करता है। बस तू हाँ बोल दे, बाकी मैं देख लूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर ऋचा शर्मा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद अनु अपनी बेटी का इशारा समझ जाती है। घर वालों से सलाह करने के बाद अनु राहुल के माता पिता से बात करती है और उन्हें भी ऋचा अपनी बहू के रूप में बहुत पसंद आती है। दोनों परिवार की सहमति से दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों घरों में शादी की तैयारी चलने लगती है। इसी बीच ऋचा राहुल से फोन पर बात करते हुए बोलती है। राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है? देखो, तुम तो जानते हो ना मुझे बाइक राइडिंग का कितना ज्यादा शौक है। हाँ जानता हूँ, तो फिर बात ये है ना कि मैं शादी के मंडप में भी बाइक पे बैठ कर आऊँ, क्योंकि आखिरकार हमारी दोस्ती बाइक चलाने की वजह से ही शुरू हुई थी। तो बाइक राइडिंग करके ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी मैं। जो तुम चाहो। अब तो मेरी होने वाली पत्नी हो तुम जो बोलोगी वही होगा। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बात करते हैं और फिर ऋचा फोन रख देती है। आखिरकार शादी वाला दिन आ जाता है। सभी मेहमान बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं। राहुल दूल्हे के लिबास में खड़ा अपने दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी केटीएम पर सवार होकर दुल्हन का जोड़ा पहने ऋचा सभी के बीच में बाइक पर एंट्री लेती है। ऋचा की ऐसी धमाकेदार एंट्री देखकर सभी मेहमान जोरों शोरों से चिल्ला पड़ते हैं। इसके बाद ऋचा और राहुल एक दूसरे के गले लगते हैं और वरमाला पहनाते हैं और सारे रस्मों रिवाज के साथ आखिरकार विवाह संपन्न हो जाता है। तभी आनंद बोलता है। ध्यान रहे राहुल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच में बहस हो जाए और ये मैडम बाइक उठाकर निकल जाए। वैसे भी किसी लड़ाकू विमान से कम नहीं है मेरी बहन। भैया, मैं तो आपसे इतना भी नहीं लड़ती हूँ। कम से कम मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती तो मत करो। अरे मजाक था। हमेशा अपने जीवन में खुश रहना और राहुल हमेशा मेरी बहन का ख्याल रखना। इसे खूब बाइक राइडिंग करवाना। जी भैया, हमेशा तो लड़का बाइक चलाता है और लड़की पीछे बैठती है, लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन दिखेगा। मेरी पत्नी आगे और मैं पीछे बाइक पे बैठे नजर आएंगे। राहुल की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। इसी तरह हंसते हंसते राइडिंग करने वाली रिया की विदाई हो जाती है। अपने ससुराल पहुंचकर भी रिया अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। साथ ही अपने शौक को भी बरकरार रखती है और कभी कभी ऋचा और राहुल दोनों ही आपस में बाइक राइडिंग का कंपटीशन भी करते हैं और यूं ही हंसते खेलते अपना जीवन बिताते हैं। सुषमा के बेटे की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी और सुषमा के घर में मेहमानों को आना जाना लगा ही हुआ था। साथ ही सुषमा की बहू को देखने के लिए मोहल्लों की औरतों का आना जाना ही लगा हुआ था। सुषमा की बहू की इस मुंह दिखाई की रस्म के दौरान ही सुषमा के घर उसकी पड़ोसन का और एक औरत का आना होता है। अरे सुषमा, बधाई हो, अब तो तू सास बन गई है। अरे विमला, क्या बात है, इतनी लेट क्यों आई है तू मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए? अरे मैं तेरी बहू को कल ही देखने आने वाली थी, लेकिन कल मुझे कहीं जाना पड़ गया। अरे चल कोई बात नहीं, अब आई है तो अब देख ले मेरी बहू को। रुक, अभी बुलाती हूँ बहू को। बहू, अरे बहू इधर तो आ जरा। अरे जब तक तेरी बहू आती है तो थोड़ा बता ना, तेरी बहू क्या लेके आई है दहेज में? अरे चारों तरफ जो नए नए सामान जो तू देख रही है वो सब मेरी बहू ही तो लाई है। हाँ वही तो, तेरे घर में वैसे भी पुराना टीवी था, 2 टूटी हुई कुर्सी थी और एक खटिया थी। अब तो तेरी बहू दहेज लेके आई है तो तेरा घर भर गया। हाँ तो तू वही तो देख, मेरे घर में तो वो भी था, लेकिन तू तो पहले किराए के घर में रहती थी, लेकिन बहू के दहेज से तूने तो मोहल्ले में नया घर ले लिया। अब तो तेरे पैर जमीन पर नहीं टिकते। अरे ठीक है,
मुझे अच्छे से पता है कि तुझे ताने बर्दाश्त नहीं है। अरे ताने बानों को छोड़, अपनी बहू को बुला जरा। अरे हाँ हाँ, न जाने बहू भी कहाँ रह गई है। इतना कहने के बाद ही सुषमा अपनी बहू पूजा को फिर से आवाज लगाने लगती है। इधर पूजा मेकअप करने में लगी हुई थी। अरे यार, ये लोग तो चैन से मेकअप भी नहीं करने देते। जब तक मेकअप नहीं करूंगी इन्हें अपनी सुंदरता कैसे दिखाऊंगी। अपनी सास के लगातार आवाज देने के बाद पूजा घूंघट में हॉल में आती है, जहाँ विमला के साथ उसकी सास और एक औरत पहले से ही मौजूद थी। लो आ गई मेरी चांद सी बहू। अब विमला जरा मेरी बहू की मुंह दिखाई तो कर ले और बता कैसी है मेरी बहू। आखिर मेरी बहू में कोई कमी तो नहीं है ना? हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं जिस बहू की तू तारीफ कर रही है, आखिर वो है कैसी। अब जैसे ही विमला सुषमा की बहू का घूंघट उठाती है, सुषमा की सुंदर सी बहू को देखकर हैरान हो जाती है और सुषमा की बहू पूजा की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे सुषमा, कितनी सुंदर बहू लेके आई है तू, इसको ना नजर न लगे। आखिर तू मान ही गई ना कि मेरी बहू लाखों में एक है। अरे मैं तो कहती हूँ पूरे मोहल्ले में मेरी बहू जितनी सुंदर और कोई भी नहीं है। अरे सुषमा बहन, बहू तो बहुत सुंदर है आपकी, लेकिन जरा बहू का भी ध्यान रखना। आजकल की सुंदर बहू का कोई भरोसा नहीं होता है। अब आप अपनी पड़ोसन चमेली बहन की बहू को ही देख लो, क्या कमी थी उसमें। कितनी सुंदर थी, बोलचाल में भी अच्छी थी, लेकिन देखा ना आखिर में वो सब्जी वाले के साथ भाग गई। देख, मैं इसकी बात से सहमत हूँ। अरे तू बहू इतनी सुंदर लेके आई है, तुझे तो बहू की 24 घंटे पहरेदारी करनी होगी। अरे चुप करो तुम दोनों। मेरी सुंदर बहू को देख तुम दोनों को ना जाने क्यों जलन हो रही है। और बहू तू जा अपने कमरे में, इनकी बातों में रहेगी तो तेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। सुषमा की बहू की मुंह दिखाई के बाद विमला और मोहल्ले की औरतें वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन सुषमा को उसकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई नजर आती है और वो इसी टेंशन में सो नहीं पाती है। विमला और उस औरत ने जो भी कहा तो एकदम सही था, लेकिन मुझे भी अपनी बहू पर नजर रखनी होगी। वैसे भी कल बहू की पहली रसोई है, देखती हूँ क्या कुछ बनाती है खाने में। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना चाहिए। इतना कहने के बाद सुषमा सो जाती है, लेकिन अब अगली सुबह सुषमा हॉल में बैठी चाय की चुस्की ले रही होती है। तभी सुषमा की बहू पूजा का हॉल में आना होता है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए। देख बहू, जो भी बना अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी तेरे हाथों का मीठा खाना खाने आ रही है। तो बस तू समझ जा, तुझे ऐसा कुछ बनाना है कि वो खाते ही तुझे शगुन में अपने गले से सोने की चैन दे दे या फिर हाथ की अंगूठी दे दे। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अच्छा बनाऊँ। अब पूजा किचन में जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पहली रसोई में क्या बनाए। माँ जी ने कहा कुछ अच्छा सा बनाना है, लेकिन क्या बनाऊं यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस मेरी सुंदरता की तरह खाना भी अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सुंदर चेहरे के अलावा शादी से पहले किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया है। अब इस सोच के साथ पूजा YouTube से देखकर हलवा बनाने लग जाती है और वो हलवा बनाते हुए खुद से ये कहकर खुद को हिम्मत दे रही होती है कि वो कर लेगी। और अब कुछ देर बाद ही सुषमा की बड़ी बहन लता आती है। दीदी आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, और कैसी है? अब तो तू सास बन गई, बधाई हो तुझे। बहू कहाँ है? अरे बहू तो किचन में अपनी पहली रसोई की रस्म पूरा करने में लगी हुई है, कुछ मीठा खाने को बना रही है आपके लिए। अच्छा ठीक है, बनाने दे, मैं उसके हाथ का मीठा खाने आई हूँ, इसी बहाने उसकी मुंह दिखाई हो जाएगी। हाँ दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब सुषमा किचन में जाती है और अपनी बहू को खाना बनाते हुए देखकर कहती है, अरे बहू तूने कितना किचन फैला रखा है। अच्छा ये सब छोड़ और बता खाना कब तक बन जाएगा? बस माँ जी थोड़ा सा समय और लगेगा, तब तक आप बड़ी माँ जी के लिए चाय पानी लेकर जाइए, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, घूंघट में ही आना बहू। सुषमा के जाने के बाद ही पूजा एक कटोरी में हलवा निकालती है और खुद से कहती है, ना जाने कैसा बना होगा, पता नहीं बड़ी माँ जी को पसंद आएगा या नहीं। अब पूजा हाथ में ट्रे लिए घूंघट में हॉल में आती है, जहाँ सुषमा के साथ लता भी बैठी हुई होती है। ये यहाँ टेबल पे रख दे, तू यहाँ आकर मेरे पास बैठ। ला बहू मुझे दे दे ये ट्रे और बैठ दीदी के सामने। अब जैसे ही पूजा लता के पास बैठती है, लता पूजा का घूंघट उठाकर पूजा को देखती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। अरे सुषमा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, नजर न लगे तेरी बहू को। सच में तेरी बहू को देखकर बहुत खुशी हुई।
हाँ दीदी, बहू तो मैं सुंदर लाई हूँ। आप ये मीठा भी खाइए ना। हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं सुंदर बहू ने खाना कैसा बनाया है। अरे जरूर दीदी, देखने से और खुशबू से तो लग रहा है हलवा कितना अच्छा बना होगा। अब जैसे ही लता हलवा खाती है, वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। ये देखकर सुषमा को लगता है कि जरूर खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बड़ी माँ जी, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? आप खाते खाते रुक क्यों गई? हाँ दीदी, क्या हुआ? मीठा ज्यादा है या फिर हलवे में चीनी नहीं है? कुछ देर तक तो लता जवाब ही नहीं देती। ऐसे में सुषमा और पूजा डर जाते हैं कि आखिरकार उसकी पहली रसोई का खाना ना जाने कैसा बना होगा, जो लता खाते ही रुक गई है। अब लता कुछ देर बाद ही टूटा हुआ दांत निकालती है। अरे ये देख, मेरा दांत टूट गया। अब उम्र हो रही है ना, तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। दीदी, हलवे की वजह से दांत कैसे टूट सकता है? वो तो इतना नरम होता है। अरे वो तो दांत पहले से ही हिल रहा था और सुंदर बहू के हलवे के कारण वो झेल नहीं पाया। अरे दीदी, आप भी मजाक करती हैं। वैसे हलवा कैसा बना था? हलवा तो ठीक था, पर मेरा दांत टूट गया। बहू तू वहाँ क्यों खड़ी है? आजा, शगुन तो ले ले। लता सुषमा की बहू को शगुन के तौर पर अपने हाथ की पहनी हुई अंगूठी दे देती है और साथ में उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर भी जाती है। पूजा भी इतना सारा शगुन पाकर बहुत खुश थी और सुषमा भी अपनी बहू की तारीफें सुनकर काफी खुश हो जाती है। शकुंतला ने कुछ ही दिनों पहले अपने छोटे बेटे की शादी की थी और जब से शकुंतला की छोटी बहू आई थी, तब से तो शकुंतला में और भी बदलाव दिखने लगा था। जो पहले अपनी बड़ी बहू को अहमियत देती थी, अब वो उससे ढंग से बात भी नहीं करती थी। अब एक रोज कोमल अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी, कोई बात है क्या? आप आजकल मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, तेरे मन में लड़ने का कोई विचार आ रहा है क्या? अगर किसी बात को लड़ने का मुद्दा बनाना है तो बना लेते हैं। अरे माँ जी, रहने दीजिए। दीदी को मेरे आने से दिक्कत हो रही होगी, और कुछ नहीं। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे आने से दिक्कत हो रही है। बहू, जा जाकर काम कर। मुझे लगता है कि तेरा लड़ने का मन कर रहा है, और अगर ऐसा है तो मुझ में अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझसे लड़ सकूं। और छोटी बहू, तू मेरे लिए एक कप चाय बना ले। माँ जी, मैं बना देती हूँ आपके लिए अदरक वाली चाय। नहीं नहीं, रिंकू बना लेगी। तू कोई दूसरा काम कर ले। और हाँ, मेरा ध्यान रखने के लिए रिंकू है, तो तू घर के काम को ज्यादा ध्यान से किया कर। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात है तो बात करते हैं ना। नहीं बहू, कोई बात नहीं है। जा जाकर अपना काम कर और मुझे शांति से बैठने दे। कोमल बहुत ही सीधी थी और जब तक रिंकू नहीं आई थी, अपनी सास की खूब सेवा कर रही थी और शकुंतला भी अपनी बड़ी बहू कोमल से कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन जब से रिंकू आई, तब से शकुंतला अपनी बड़ी बहू को देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक रोज तो शकुंतला अपनी छोटी बहू की बातों में आकर अपनी बड़ी बहू को खूब सुनाती है और घर से निकल जाने को भी कहती है। तू अकेले ही खुश थी, जब से छोटी बहू आई है तो तू उसे देखना ही नहीं चाहती है। अगर तू इस घर में हम सबके साथ खुश नहीं है तो तू अभी की अभी इस घर से निकल जा। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? वो घर से निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या। और अगर तुझे मेरी बात इतनी बुरी लग रही है, तो भी अपनी जोरू के साथ घर छोड़कर जा सकता है। ठीक है माँ, आज आपने अपने बेटे को पराया कर दिया। चलो, अच्छा है, मैं और कोमल इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। जी, हम कहाँ जाएंगे? माँ जी तो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। उनकी तो आदत है, उनका गुस्सा थोड़े समय बाद शांत भी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ। मैं पूरे होश हवास में ये बात बोल रही हूँ। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चलो, अब और कुछ सुना बाकी रह गया है क्या? चलो यहाँ से। इतना कहने के बाद शंकर अपनी पत्नी कोमल का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है और अपने मोहल्ले से दूर एक कमरा किराए पर लेता है और एक दुकान में काम करने लगता है। लेकिन कुछ दिनों तक तो काम जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन जब घर में दिक्कत आने लगती है तो कोमल एक छोटा सा आलू भरता और पराठे की दुकान लगाती है, जो पहले ही दिन से अच्छा चलने लगता है। क्या बात है कोमल, तुम भी अपने पति के कदम से कदम मिला के चलना सीख गई? हाँ, क्योंकि जिस तरह आप मेरे हर सुख और दुख में मेरे साथ रहे हो, उसी तरह मैं भी आपके हर सुख दुख में साथ रहना चाहती हूँ। तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो कोमल, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसा करता हुआ देखकर बहुत दुख हो रहा है। जब मैं तुम्हें काम करता हुआ देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। अरे, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं भी अब कमाने लगी हूँ और आप मुझसे उधार ले सकते हो। अच्छा जी, अब तुम मुझे उधार भी दोगी? इसका मतलब वो पैसे तुम्हारे अकेले के हैं? हाँ, क्योंकि अब मैं भी तो कमाने लगी हूँ ना, इसीलिए।
ऐसे ही समय बीत रहा था और कुछ ही दिनों में कोमल की दुकान फेमस हो जाती है और कोमल के आलू भरता इतने टेस्टी होता है कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाता है। एक रोज शकुंतला के घर उसकी पड़ोसन रज्जो का आना होता है। अरे शकुंतला, चल बाजार होकर आते हैं। काफी समय हो गया है, हमने कुछ बाहर का खाया भी नहीं है। तू ठीक कह रही है, मैं भी घर बैठे बैठे टेंशन लेती रहती हूँ। और हम वो आलू भरता भी खा कर आएंगे जिसका नाम खूब फेमस है। मैंने भी बस नाम सुना है, खाया नहीं है। हाँ ठीक है, चलते हैं और खा कर देखते हैं कि कैसा स्वाद है आलू भरते का। तू तो जानती है ना कि कोमल के हाथों का आलू भरता मुझे कितना पसंद था, लेकिन जब से वो गई है तब से मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला ही नहीं। अरे इसकी जिम्मेदार तो तू खुद ही है। अपनी भोली भाली बहू को तूने अपनी इस नकचड़ी बहू के कहने पर घर से जो निकाल दिया। दुख तो मुझे भी है रज्जो, लेकिन वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मुझे तो उन दोनों के बारे में कोई खबर नहीं है और मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। तू तो ये बात जानती है ना। चल इतना मत सोच, जहाँ भी होंगे खुशी होंगे, और क्या ही कर सकते हैं। अब शकुंतला और रज्जो बाजार के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो सब्जी लेने के बाद आलू भरता वाली की दुकान को ढूंढने लगते हैं। काफी समय बाद रज्जो को एक छोटा सा स्टॉल दिखता है जिसमें खूब भीड़ होती है। अरे शकू, मिल गया, वो देख यही है दुकान, चल चल कर खाते हैं। अरे खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, खाने का तो लालच और भी ज्यादा बढ़ गया है मेरा। एक मिनट रज्जो, ये खुशबू किस चीज की है? ऐसा लग रहा है जैसे ये खुशबू मेरी बहू के हाथों के बने हुए आलू भरते की हो। अरे अरे, तुझे अपनी बहू के आलू भरते की याद आ गई होगी और कुछ नहीं। चल आजा, खाते हैं। इतना कहने के बाद रज्जो और शकुंतला उस दुकान पर जाते हैं। जब रज्जो 2 प्लेट आलू भरता और पराठे के लिए बोलने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ आलू भरता कोई और नहीं बल्कि शंकर और कोमल बना रहे हैं। बोल आई ना, कितने प्लेट बोला है? अरे अरे, वो सब तो छोड़, ये आलू भरते वाली तेरी बहू निकली शकुंतला। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा तो तू अपनी आंखों से देख ले। अरे क्या तू भी मजे ले रही है? वो ना जाने कहाँ होंगे। आना इस बेंच पर बैठते हैं, थोड़ा भीड़ भी कम हो जाएगी, तब तक तो दुकानदार का ध्यान खुद ही हम पर जाएगा। मैं मजे लेने के मूड में नहीं हूँ शकुंतला, मैं सच कह रही हूँ। तुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? चल मैं देखूं जरा, तू कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। अब जैसे ही शकुंतला देखने लगती है तो वो आलू भरते वाली सच में उसकी बहू कोमल ही थी। तो वो साथ में शंकर भी दुकान पर ग्राहकों को आलू भरता देने पर लगा हुआ था। और जब कोमल की नजर अपनी सास पर पड़ती है तो वो सारा काम छोड़कर अपनी सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी आप, अरे आइए बैठिए माँ जी, आप खड़ी क्यों है? अजय सुनिए, देखिए माँ जी और रज्जो काकी आई है हमसे मिलने। बहू तूने ये काम कब से शुरू किया? और शंकर तू भी यही काम करने लगा? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हाँ माँ जी, हम ठीक है, बस अपने हाथों के हुनर की वजह से ये आलू भरते की दुकान खोल ली है और घर भी इससे अच्छा खासा चल रहा है। माँ, आप कितनी कमजोर हो गई हो। कोमल, तुम माँ और काकी के लिए आलू भरता और पराठा निकालो। माँ, आपको एक खुशखबरी दूं? हाँ बोल ना, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं कि मेरा बच्चा कैसा होगा, कहाँ होगा। मुझे माफ कर दे। माँ, मैं भला आपसे कितने दिनों तक नाराज रह सकता हूँ। वो मुझे आपको ये बताना था कि आप दादी बनने वाली हो और मैं पापा। सच में? मेरी बहू पेट से है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनी है मैंने आज। तुम दोनों अभी मेरे साथ घर चलोगे? नहीं माँ, हम यही रहना चाहते हैं। मैं कोमल का ध्यान अच्छे से रखता हूँ, बस आप अपना ध्यान रखो और कभी कभी दिल करे तो आ जाना हमारे पास। अरे देख शकुंतला, तेरे बेटे बहू तुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तू भी अपनी छोटी बहू की बातों में क्या ही कर बैठी। जब शकुंतला को पता चलता है कि उसकी बड़ी बहू आलू भरता की दुकान चला रही है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बहू बेटे अब उससे नाराज नहीं थे।